नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं दादाजी डायलॉग में। दोस्तों, पूर्ण बहुमत की सरकार की क्या ताकत होती है, शायद आज बहुत से लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर इस देश में जैसी स्थिति सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है, अगर कोई जोड़ तोड़ वाली गठबंधन की सरकार होती तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट के सामने टिक पाती? नहीं टिक पाती। हिम्मत ही नहीं था टिकने का। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम प्रणाली पे जो बातचीत अभी हो रही है सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, उसमें 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कह लीजिए या सलाह कह लीजिए, वो सरकार के लिए आया है। और उसको देखते हुए लगता है कि अब ये विवाद थमने वाली है या फिर कहीं और ज़्यादा बढ़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली पूरी तरह से सही नहीं है। यानी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से सही है। दोस्तों, आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने उस कॉलेजियम के ऊपर भी अपना अविश्वास जाहिर किया है, जिनको वह एक समय में कह रहे थे कि कॉलेजियम इज लॉ ऑफ लैंड, इसको तो मानना ही पड़ेगा, कॉलेजियम सर्वोपरि। पर आज उसी को सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही नकारा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कहते कि कॉलेजियम बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी संस्था पूर्ण नहीं है। अगर सरकार को नियुक्तियों के लिए बेहतर प्रणाली ना लाना है तो लाए, परंतु जब तक मौजूदा प्रणाली उसका सम्मान हो, तो सम्मान तो हो ही रहा था मिलॉर्ड। सरकार ने तो शुरू में ही एक बेहतर प्रणाली लाया था भर्ती प्रक्रिया के लिए, पर आप लोगों ने नहीं माने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माने, तो ये तो खिचड़ी होना ही था। शायद आपने सोचा कि सरकार प्रेशर में आ जाएगी और हमारा ये मनमाना चलता रहेगा, पर शायद सरकार ने ठान लिया है कि नहीं मिलॉर्ड, मनमाना नहीं चलेगा। इस देश में सांसद सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। आप सांसद के द्वारा बनाए गए कानूनों पर रोक नहीं लगा सकते हैं। आप उसका संवैधानिक और असंवैधानिकता पे विचार कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं लगा सकते हैं। आपका इतना अधिकार नहीं है, क्योंकि इस देश को, संसद को, इस देश की जनता चुनती है और जनता सर्वोपरि है। अदालत ने यह टिप्पणी उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की सिफारिश को रोकने और दोहराए जाने पर भी उन्हें हरी झंडी नहीं देने के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए की है। देखिए, इस देश में एक प्रचलन बन गया था कि अगर कॉलेजियम जो फैसला कर लिया उस पर सरकार को राजी होना ही होना है। संभवतः आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, और कोई भी सरकार जब से कॉलेजियम सिस्टम है, किसी ने ऐसा नहीं किया होगा कि कॉलेजियम एक ही व्यक्ति का 2 बार 3 बार नाम भेजे और सरकार उसको रिजेक्ट कर दे। वाकई इस सरकार ने बहुत ही गजब का काम किया है। जस्टिस एस के कौल और एएस ओका की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब वकीलों ने कहा कि सरकार कॉलेजियम की सिफारिश पर बैठ जाती है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के नाम पर भेजे गए, जिन्हें 1.5 वर्ष से ज़्यादा समय से रोका हुआ है। इस देरी के कारण एक वकील आदित्य सौधी ने जज की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस ले लिया। तो मिलॉर्ड, क्यों नहीं? अगर कल को अगर कॉलेजियम सिस्टम कपिल सिब्बल जैसे लोगों को अगर जज नियुक्त करने के लिए सरकार के पास रिकमेंडेशन भेज देती है, उनका नाम भेज देता है, तो क्या सरकार को उन जैसे लोगों को जज नियुक्त कर देना चाहिए? कैसे ऐसा हो सकता है कि जिस व्यक्ति का सोच, समझ, चाल, चरित्र बिल्कुल एक समाज के खिलाफ है, ऐसे व्यक्तियों को कैसे किसी कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, किसी कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है? और उस न्यायाधीश और जज से न्याय का क्या उम्मीद रखा जाएगा? कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी टिप्पणियों के साथ नाम वापस भेजे
वापस तो भेजे, लेकिन आप यह सोचकर ऐसा नहीं करते कि उन्हें कॉलेजियम दोहरा देगा। पीठ ने कहा कि कई बार हमने नामों को हटाया भी है और सरकार की बात मानी है। यह उचित नहीं है, आपको कॉलेजियम की सिफारिश मंजूर करनी होगी। हाल ही में हाई कोर्ट के जजों के लिए 22 नामों को लौटाने के मामले में कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम को इस पर फैसला लेना है। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें केंद्र के लौटाने के बावजूद कॉलेजियम ने तीसरी बार दोहराया है। देखिए, यानी कि जिन सरकारों ने कभी एक बार कॉलेजियम के नाम को नहीं लौटा पाते थे, आज उस कॉलेजियम के 3-3 बार नाम भेजने पे भी लौटा दिया जा रहा है। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट नज़रिया है कि इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी। 22 नामों को केंद्र सरकार ने लौटा दिया, जिसमें तीसरी बार नामों को भेजा गया था, उन्हें भी लौटा दिया। क्यों नहीं लौटा दिया जाए? अगर सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति इनकम्पिटेंट है, ये व्यक्ति योग्य नहीं है जज बनने की, ये व्यक्ति न्याय नहीं कर पाएंगे, सही से निष्पक्ष न्याय नहीं दे पाएंगे, तो क्यों उसको जज बनाया जाए? सरकार, जनता का पैसा उसके ऊपर क्यों खर्च किया जाए? पीठ ने कहा कि किसी वकील के जज बनने की उनकी उम्मीदवारी को लेकर उनके वकालत के दौरान किसी केस विशेष में व्यक्त की गई राय के आधार पर नहीं रोका जाना चाहिए। क्यों मिलॉर्ड? अगर कोई व्यक्ति जो शुरू से ही उसका माइंड सेट ही इस तरह का हो कि वह सिर्फ और सिर्फ एक समाज, एक धर्म के प्रति नफरत और घृणा फैलाते हुए आया है, और आज अगर वो जज बनने की बारी आई उनकी, तो हम उनको भूल जाएं और हम ये उम्मीद उनसे रखें कि नहीं, ये जज बनने के बाद ये अपनी सारे विचारों को बदल देंगे और नया विचार ले लेंगे और नए विचार से फैसला करेंगे, अपने पुराने विचारों से प्रभावित नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? और इसकी क्या गारंटी है? दरअसल इस पर सरकार ने एक नया काम किया है कि इनका नाम तो वापस कर ही दिया है, कॉलेजियम के द्वारा सुझाए गए। सरकार ने अपने तरफ से भी 11 नामों को भेजा है कि आप इनमें से भी चुनिए। अब सुप्रीम कोर्ट अपने ही बनाए हुए उस जाल में फंस गई है। सुप्रीम कोर्ट मना भी नहीं कर सकती कि नहीं, हम इसमें से नहीं चुनेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती कि हम इसमें से नहीं चुनेंगे, तो सरकार कहेंगी फिर हम इसमें से नहीं चुनेंगे, तो फिर ये टकराव और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब समझदारी इसी में है कि सुप्रीम कोर्ट उन नामों में से भी कुछ नामों को ले और कुछ अपने द्वारा सुझाए गए नामों को मिला के बीच का रास्ता निकाले, जब ही ये मसला, इसका कोई समाधान निकलता दिखेगा। नहीं तो ये टकराव और बढ़ने वाली है और बढ़ेगी। और ये अच्छा भी है, क्योंकि जब तक कोई मुद्दा बाहर नहीं आता है तब तक उसका समाधान नहीं मिल पाता है। और ये मुद्दा बाहर आया है तो उम्मीद है कि ये सरकार इसके एक ठोस समाधान खोज के ही मानेगी। और ये भारत के लोगों के लिए अच्छा भी है, क्योंकि जिस देश में एक चपरासी का भर्ती भी एक चयन प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो फिर इतने बड़े पोस्ट पे, इतने बड़े संस्थान में बैठने वाले लोगों का नियुक्ति क्या एक चयन प्रक्रिया के द्वारा नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? जिसको हम सर्वोपरि मानते हैं, वहाँ पे जो लोग बैठेंगे, कम से कम हमें ये जानने का अधिकार है कि हाँ, वो उस लायक है या नहीं है। या कोई भी जज अपने बेटे को, भतीजे को, भांजे को, दामाद को नहीं जज बना देगा और लोग उसको मान ले कि हाँ ठीक है, आपने बना दिया, हम उसको मान लिए, चाहे उनकी काबिलियत हो या ना हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूर्ण रूप से, और ऐसी तो सरकार भी नहीं कह रही है कि पूरी की पूरी सरकार के अंडर आ जानी चाहिए भर्ती प्रक्रिया, वो भी ऐसे नहीं कह रही है। वो सरकार भी तो यही कह रही है कि एक अलग से एक कमेटी बननी चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हो, सरकार के भी कुछ लोग हो और कुछ पब्लिक के बीच से भी आए हुए लोग हो, और ये सब मिल के एक पारदर्शी तरीके से जजों की नियुक्ति करे
उनका चयन करे, जिससे लोगों का विश्वास इन जजों के ऊपर और इन संस्थानों के ऊपर बना रहे, बरकरार रहे। तो इसमें क्या परेशानी है? क्या आपको लगता है, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्डों को लगता है कि अगर ऐसी कोई नियम आ गई तो फिर हम उन लोगों को कहाँ से भर्ती कर पाएंगे, उनकी नियुक्ति कैसे करवा पाएंगे जिनके बाप दादाओं का कर्ज हमारे ऊपर है, जिन्होंने हमें यहाँ तक लाया, उनके बच्चों को हम नहीं ला पाएंगे? तो कब तक ये खेल चलेगा? कभी ना कभी तो इसका अंत करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इस देश के लोग जागरूक हो गए हैं। अब वो आपसे सवाल करना सीख गए हैं मिलॉर्ड। ये जो आप कंटेम्प्ट का एक माया जाल बना रखे हैं कि हम पे कोई सवाल नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? फिर लोकतंत्र काहे का? इस देश में सरकारों के ऊपर सवाल हो सकती है, राष्ट्रपति के ऊपर हो सकती है, प्रधानमंत्री के ऊपर हो सकती है, सांसद के ऊपर हो सकती है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए? और ये किस लोकतंत्र का ऐसा नियम है? फिर वो लोकतंत्र किस बात का? एक व्यवस्थित बातचीत हर एक संस्था के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक फैसले के ऊपर होनी चाहिए। इससे समाज में जागरूकता भी फैलेगी। और आप अगर इस पे ही रोक लगा देते हैं कि नहीं, हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, हमारे विषय में कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे, तो क्या ये एक तरह से लोकतंत्र की गला घोटना नहीं हुआ? क्या हम जो इस देश के नागरिक हैं, हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति से हम कोई सवाल पूछ सकें, हम उनसे कुछ सवाल कर सकें, हम अपना आपत्ति उनके सामने दर्ज करा सकें? क्यों? ऐसा क्यों? शायद इस सरकार ने भी क्लियर कर दिया है कि ये जो कंटेम्प्ट का जो माया जाल है, इसको अब खत्म करना होगा। और यह अच्छा भी है, भारत के नागरिकों के लिए अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। मजबूत लोकतंत्र की निशानी है कि वह हर एक व्यक्ति हर एक पद से सवाल करे, अपनी आपत्ति वहाँ दर्ज कराए, डायरेक्ट दर्ज कराए। सुप्रीम कोर्ट को इस देश के जो नए कानून मंत्री बने श्री किरण रिजिजू जी, उन्होंने साफ साफ तौर पे कई बार समझाया। राष्ट्रपति जी ने भी कई अंदर ही यानी छोटी सी बातों में बहुत दूर तक समझा दिए। उपराष्ट्रपति जी ने भी अपना पद संभालते ही जिस तरह का जोरदार प्रहार इनके ऊपर किया, शायद इनको अब समझ में आने लगा कि नहीं, वाकई इस देश में सांसद ही सर्वोपरि है, हम किसी गलत फहमी में घूम रहे थे। तो शायद अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो रवैया है, व्यवहार है, वो मेल मिलाप का हो और सरकार के साथ मिल के काम करने का जो एक परंपरा रही है, उसको निभाते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मसला को ख़त्म करेगी, ऐसा उम्मीद है। और सरकार भी इस कॉलेजियम नामक सिस्टम को ख़त्म करके ही मानेगी, ये भी स्पष्ट है। नमस्कार।